नमस्कार। रवि सर की पाठशाला नाम के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का मैं रवि रोशन कुमार स्वागत कर रहा हूं। आज के 66वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर को लेकर के मैं हाजिर हूं। मेरे पास जो सेट है उसका सीरीज है ए, और ए सीरीज में विज्ञान से शुरुआत की गई थी। तो मैं शुरू करता हूं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो उत्तर हैं पूर्णतः औपबंधिक हैं, टेंटेटिव हैं। जब तक बीपीएससी फाइनल आंसर की जारी नहीं कर देता, तब तक इसमें दिए गए उत्तर की 100% सही होने का दावा यह चैनल नहीं करता है। बावजूद इसके आप निश्चिंत रहें, क्योंकि इसमें दिए गए उत्तर 99% सही हैं। तो आप इसके उत्तर को लेकर के बिल्कुल निश्चिंत रहें। दूसरी ओर, आज के इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के दौर में किसी के पास कोई सूचना छुपी हुई नहीं रह सकती है। आपने भी अपने स्तर से सूचनाओं को एकत्र करने का प्रयास किया होगा, लेकिन समग्र रूप से 1 से लेकर के 150 नंबर प्रश्न का एक जगह विश्लेषण कहीं से आप प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाने का निर्णय लिया है। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं और इसी तरह के वीडियो को देखना पसंद करते हैं, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह के वीडियो लगातार आते रहते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं आज के इस वीडियो को, जिसमें 150 प्रश्न तक की यात्रा हम करेंगे और जिसमें सही उत्तर जो है 100% जिस पर हम कंफर्म होंगे, उस पर आपको अच्छे से विस्तार से ही बताएंगे। और जिस प्रश्न को लेकर कन्फ्यूजन है, जिस प्रश्न को लेकर के लगता है कि बीपीएससी ऑप्शन चेंज कर सकता है, वैसे प्रश्नों पर मैं आपको बीच में हिंट देता रहूँगा। चलिए, सबसे पहला प्रश्न है, मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण है। इसका उत्तर होगा ए, इंफ्रारेड। कुछ लोग यूवी रे ले रहे हैं, लेकिन इसका उत्तर होगा इंफ्रारेड। दूसरा, दो समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध। ये जो प्रश्न है 1.403 किलो ओम और इसके प्रतिरोध का मान 2.0 किलो ओम हो, तो दूसरे प्रतिरोध का क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा 4.70 किलो ओम। तो दूसरा का उत्तर होगा डी। तीसरा उत्तर है, गर्म करने पर, तीसरा प्रश्न का उत्तर होगा घटता है। गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है? घटता है। चौथा है, फैराडे स्थिरांक क्या है? फैराडे स्थिरांक सार्वभौमिक स्थिरांक है। पांचवा प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। छठा प्रश्न, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो कौन सा नहीं बदलता है या नहीं बदलती है? इसका उत्तर होगा आवृत्ति। प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है। सातवां प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है। इसका उत्तर होगा 3 × 10⁸ ऑप्शन ए। सातवां का आंसर होगा ऑप्शन ए। आठवां प्रश्न है, पहला आदमी जिसने चांद पर अपना पैर रखा था। सही उत्तर होगा नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नौवां प्रश्न है, प्लूटोनियम न्यूक्लाइड के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। आपको चुनना है विकल्प। सही उत्तर होगा 148। 242 में से 94 को माइनस कर दीजिए, 148 बचेगा, यही न्यूट्रॉनों की संख्या है। 10वां प्रश्न है, सबसे ज़्यादा श्यानता होती है, सबसे ज़्यादा वेस्कोसिटी किस में होता है? तो निम्नलिखित में जो भी द्रव्य का नाम है, उस द्रव्य में शहद जो है उसमें सबसे ज़्यादा श्यानता पाई जाती है। अगला प्रश्न है 11वां, दूध किसका घटिया स्रोत है? आपको बता दें कि विकल्प के अनुसार इसका उत्तर होगा विटामिन सी। दूध किसका घटिया स्रोत है? विटामिन सी। पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर का प्रयोग होता है। जो ब्रेथ एनालाइजर पुलिस इस्तेमाल करती है शराबियों के जांच के लिए, उसमें होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक अम्ल। 13वां प्रश्न है, ग्लूकोज को एथिल एल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदला जाता है? यानी ग्लूकोज को एथिल एल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है? इसका आंसर होगा जाइमेट, ऑप्शन सी। 13 का ऑप्शन सी। 14 है, चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? बचपन में पढ़े होंगे आप लोग, 7th 8 का यह चैप्टर से लिया गया प्रश्न है। चूने का पानी CO2 के कारण दूधिया हो जाता है। अगला प्रश्न है, पेट्रोल और डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। कहीं कहीं पर कार्बन डाइऑक्साइड भी ले रहा है, लेकिन इसका उत्तर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड। 16वां प्रश्न है, एक घोल का पीएच 3 से 6 बदलता है। यानी आपको पता होना चाहिए कि हर एक पीएच के बीच 10 गुने का फर्क होता है। तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता है वो लगभग 1000 गुना कम हो जाता है। ध्यान रखेंगे, 3 से 6 बदलता है, कहने का मतलब कि पीएच मान अगर बढ़ रहा है तो जो उसकी जो अम्लता होगी वो स्वाभाविक रूप से कम होगी। तो ये जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता है वो 1000 गुना कम हो जाएगी। 16वां नंबर प्रश्न है, ध्यान से देखिए।
17वां प्रश्न है, रेत और नेपथलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जाता है? इसका उत्तर होगा सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन। 18वां प्रश्न है, बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या होती है, यह 12 और 3 के जोड़ी में होगा। सिग्मा और पाई बंध की संख्या 12 और 3, यानी ऑप्शन सी, 18 का ऑप्शन सी। 19वां है, यूरिया में उपस्थित होते हैं, चारों उपस्थित होता है, कार्बन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है और ऑक्सीजन भी होता है, तो इसमें होगा ऑप्शन डी। 20वां है, कौन सा ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है, सॉरी सबसे अधिक कुचालक है? तो विकल्प के अनुसार उत्तर होगा सीसा। 21वां प्रश्न है, विटामिन जो रक्त के थक्के बने प्रभावी होता है, बहुत आसान सवाल है, विटामिन के होगा इसका आंसर। 22वां है, महिला सेक्स हार्मोन कौन है? तो एस्ट्रोजन। महिला सेक्स हार्मोन कौन है? एस्ट्रोजन। 22 के बाद 23वां सवाल है, पार्किंसंस बीमारी के उपचार के लिए आर्विड कॉल्सन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आर्बिट कॉल्सन पार्किंसन बीमारी के लिए नोबेल पुरस्कार। 24वां है, थायराइड ग्रंथि की खराबी, विटामिन ए, कैल्शियम, आयोडीन, लोहा, आंसर होगा आयोडीन। थायराइड ग्रंथि की खराबी की कमी के कारण किसके कारण होता है? किसकी कमी के कारण होता है? आयोडीन के कारण। 25वां है, करवाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र। आपको बता दें कि वर्ग 7 का यह क्वेश्चन है, जब वहाँ पर जंतुओं में पोषण नाम का चैप्टर पढ़ाया जाता है, वहाँ पर बताया जाता है जीव के स्वाद कलिकाओं के बारे में। जो इसका पीछे का भाग है वो करवा होता है, करवाहट को महसूस करता है पीछे का भाग, यानी जीव का संवेदनशील क्षेत्र वाला आंसर होगा पीछे का भाग। 26वां प्रश्न, अदरक तना है या जड़? मतलब अदरक तना है, जड़ नहीं, क्योंकि अब देखिए यहाँ पर जो है डिफ्रेंशिएट करना है, यानी कि तना का गुण और जड़ का गुण, दोनों में कोई एक यूनिक गुण जो सिर्फ तना में पाया जाता है, तो इसका उत्तर होगा नोड और एंटी नोड वाला उत्तर जो है इसका सही होगा, 26 का बी। 27वां है, निम्नलिखित में सबसे मीठी चीनी है? तो फ्रक्टोज। सबसे मीठी कौन सी चीनी है? फ्रक्टोज, यानी चीनी मतलब शर्करा, आपने पढ़ा होगा सबसे मीठी शर्करा कौन है? तो फ्रक्टोज। आगे बढ़ते हैं, 28वां सवाल है कि कौन सा सच्चा फल नहीं है? आपने तैयारी के क्रम में पढ़ा होगा एक फॉल्स फ्रूट के बारे में, यानी सेब। सेब क्या है? झूठा फल है, यानी कि वो फल नहीं है, वो देखने में उसको आप फल मान रहे होंगे, लेकिन वो सच्चा फल नहीं है, फॉल्स फ्रूट कहते हैं, क्योंकि इसका निर्माण अंडाशय से नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, सेब होगा इसका सही उत्तर 28वां का। 29 होगा, फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती, क्योंकि उसमें कौन सी ऐसी चीज़ है जो पाई जाती है? वो होगा प्रोटीन। 29 का आंसर होगा बी। 30 है, लौंग एक मसाला है, पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? आपने लौंग का बनावट जरूर देखा होगा, लौंग बिल्कुल कली की तरह दिखता है, बिल्कुल सही है, फूल की कली की तरह होता है। 30 का उत्तर होगा डी। 31वां प्रश्न है, बीसीसीआई ने किसे भारतीय महिला चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो इसका उत्तर होगा नीतू डेविड। नीतू डेविड भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की भारतीय महिला चयन समिति के अध्यक्ष है। आइए आगे बढ़ते हैं। 32वां प्रश्न है, महिला एकल यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट। आपको याद होगा महिला एकल यूएस टेनिस टूर्नामेंट का उत्तर जो है क्या होगा? आप लोगों ने क्या मारा है, सही बताइए। नाओमी ओसाका, बिल्कुल सही। ऑस्ट्रेलियन ओपन का जो है सोफिया केनिन, और यूएस ओपन का नाओमी ओसाका, याद होगा। 33वां प्रश्न है, 4 अक्टूबर 2020 को आयोजित लंदन मैराथन में प्रथम स्थान पर रहने वाले एथलीट कौन है? इसका उत्तर होगा सूरा किटाटा। दूसरे स्थान पर रही थी विंसेंट किपचुम्बा। पहले स्थान पर था सूरा किटाटा, कहीं कहीं किडाटा भी रहता है। इसका आंसर होगा बी। 33 का आंसर बी। 34 का आंसर, 15 अगस्त 2020 को एम एस धोनी के साथ साथ सुरेश रैना ने भी संन्यास की घोषणा कर दी। तो ये जो है जैसे ही एम एस धोनी ने 15 अगस्त 2020 को अपने संन्यास की घोषणा की थी, उसी कुछ घंटों के बाद सुरेश रैना ने भी उसी दिन संन्यास की घोषणा की थी। तो 34 का आंसर होगा ए, सुरेश रैना। 35वां, हाल ही में किसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का अध्यक्ष? काफ़ी हॉट क्वेश्चन था, इस पर चर्चा भी हो रही थी पिछले दिनों कि ये प्रश्न आ सकता है, तो इसका सही जवाब परेश रावल। लगभग सभी लोगों ने इसे सही किया होगा। 36वां सवाल है, डीआरडीओ के प्रमुख कौन है? डीआरडीओ के प्रमुख है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। एक और चीज़ बता दें कि डीआरडीओ का मुख्यालय नई दिल्ली में है, और जो डीआरडीओ के अध्यक्ष होते हैं वही जो रक्षा मंत्रालय के जो है रक्षा सलाहकार भी होते हैं, रक्षा और वैज्ञानिक सलाहकार, ध्यान रखेंगे। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन का प्रमुख कौन है? जी सतीश रेड्डी। 27वां प्रश्न है, किस विषय के लिए डॉक्टर बुशरा अतीक और डॉक्टर रितेश अग्रवाल को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार मिला? ध्यान रखेंगे कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में ही दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कि विज्ञान के किस शाखा में। इसका सही उत्तर होगा चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में बुशरा अतीक और रितेश अग्रवाल को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ब्रेस्ट कैंसर पर इन लोगों ने काम किया था, बुशरा अतीक और रितेश अग्रवाल ने। आइए आगे बढ़ते हैं। नोबल शांति पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? तो इस बार किसी व्यक्ति को यह पुरस्कार नहीं मिला, बल्कि एक संगठन है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, यानी कि विश्व खाद्य कार्यक्रम। तो 38 का उत्तर होगा ऑप्शन बी।
39वां प्रश्न है, किस भारतीय फिल्म अभिनेता को टाइम मैगजीन ने 2020 के सबसे प्रभावशाली 100 लोगों की सूची में शामिल किया? इसका उत्तर होगा आयुष्मान खुराना, ऑप्शन ए। 40वां सवाल है, हाल ही में कितने भारतीय समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग का सर्टिफिकेशन दिया गया है? ये 8 समुद्र तट हैं। भारत की तरफ से 8 समुद्र तट को भेजा गया था कि इसे ब्लू फ्लैग के लिए सर्टिफिकेशन मिले, और संयोगवश सभी 8 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्राप्त हो गया। यह काफ़ी चर्चा में रहा था। मैं जल्दी से इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि प्रश्न और विकल्प आप सभी कई बार देखे होंगे, इसलिए प्रश्न को पूरा बोलने में, ज़्यादा धीरे धीरे बोलने में आप भी फ्रस्ट्रेट होंगे। आप जल्दी से जल्दी उत्तर सुनना चाहते हैं, इसलिए मैं जल्दी से जल्दी उत्तर की तरफ बढ़ रहा हूँ। 41वां प्रश्न है, रामविलास पासवान अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया है? अभी तक मिल रही जानकारी के अनुसार इसका सही उत्तर लिया जा रहा है संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। इसका आंसर लिया जा रहा है संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, इसलिए मैंने इसको घेरा लगा दिया है। ये प्रश्न अभी भी कन्फ्यूजन में है, लेकिन आप ध्यान रखें संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। 42वां सवाल है, भारत निर्वाचन आयोग ने कब विधानसभा चुनाव में आम चुनाव के लिए प्रेस नोट जारी किया? यहाँ पर गलत टिक लगा हुआ है, सही उत्तर होगा 25 सितंबर 2020। सही उत्तर क्या होगा? 25 सितंबर 2020 को चुनाव आयोग ने बिहार में 3 चरणों में चुनाव कराने की घोषणा की, जिसमें 28 अक्टूबर, 3 नवंबर और फिर 7 नवंबर, ये क्रमशः 3 दिवसीय या 3 चरणों में आयोजित होने के लिए 25 सितंबर 2020 को चुनाव आयोग ने बिहार चुनाव की घोषणा की थी। प्रश्न संख्या 43 है, 21 सितंबर 2020 को वीडियो सम्मेलन द्वारा घर तक फाइबर योजना की प्रारंभ किस राज्य से की गई? तो इसका उत्तर होगा बिहार। 44वां प्रश्न है, बिहार के राजनीतिक स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा से निर्वाचित हुए? ध्यान रखिएगा 1996 में वो सबसे पहले लोकसभा के लिए चुने गए थे, और 1996 में 11वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था, और इसी समय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 13 दिन बनने के बाद गिर गई थी, और फिर इंद्र कुमार गुजराल और क्रमशः HD देवगौड़ा जैसे प्रधानमंत्री ने अपना कार्यभार संभाला था। ध्यान रखिएगा कि रामविलास पासवान सबसे पहली बार BP सिंह की सरकार में मंत्री बने थे। बिहार के राजनीतिक स्वर्गीय यहाँ पे मैं रामविलास पासवान की बात कर रहा था, बीच में आ गया रामविलास पासवान की चर्चा हो गई। यहाँ ध्यान रखिए, रघुवंश प्रसाद सिंह जो पहली बार लोकसभा के लिए चुने गए यानी सांसद बने, वो था 1996 का वर्ष, और वो लोकसभा की संख्या थी 11वीं, इसीलिए 44 का आंसर होगा बी। 45वां प्रश्न है, कार्डिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग यानी क्वाड नाम का एक संस्था बना है, अनौपचारिक युद्ध नीति समूह है, और इसमें भारत है, जापान है, अमेरिका है और ऑस्ट्रेलिया है। तो इसका उत्तर होगा यहाँ पर चीन। चीन इसका सदस्य नहीं है। आगे बढ़ते हैं 46वां प्रश्न पर, सितंबर 2020 में वीडियो सम्मेलन के माध्यम से ब्रिक्स के संस्कृति मंत्रियों की 5वीं बैठक में किसने भारतीय दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया? इस क्वेश्चन को घुमाकर पूछा गया है। प्रश्न सीधे पूछा जा सकता था भारत के संस्कृति मंत्री कौन है, तो इसका उत्तर होगा प्रहलाद सिंह पटेल, क्योंकि संस्कृति मंत्रियों की बैठक हुई थी, तो जाहिर सी बात है कि ब्रिक्स के संस्कृति मंत्री की बैठक हुई तो संस्कृति मंत्री ही भाग लेंगे, जबकि शेष जो भी नाम आप देख रहे हैं उसमें कोई भी संस्कृति मंत्री नहीं है। प्रहलाद सिंह पटेल संस्कृति मंत्री हैं, तो उनका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। 47वां प्रश्न है, जून 2020 में 36वां आसियान शिखर सम्मेलन का वर्चुअल तरीके से कहाँ पर आयोजित हुआ? इसका उत्तर होगा वियतनाम। वियतनाम के हनोई में जून 2020 में आसियान शिखर सम्मेलन वर्चुअली रूप से आयोजित किया गया था। आगे बढ़ते हैं, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, ध्यान रखिएगा मानव पूंजी सूचकांक पूछ रहा है, मानव विकास सूचकांक नहीं पूछ रहा है, मानव पूंजी सूचकांक पूछ रहा है। 2020 में प्रथम स्थान पर रहा था सिंगापुर। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका में ऑपरेशन MAGA मागा यानी कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, इस तरह से इसका कुछ नाम था, मागा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। ये डोनाल्ड ट्रंप अपने प्रचार के दरमियान बहुत बार बोल चुके थे मागा, इसलिए इसको याद रखना था, लेकिन खैर इसका उत्तर देख लीजिए, ऑप्शन बी होगा डोनाल्ड ट्रंप के पुनर्निर्वाचन अभियान से। अगला प्रश्न 50वां प्रश्न है, किस अरब देश ने पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है? इसका उत्तर होगा UAE। अगला प्रश्न है 51वां, इजराइल से शांति समझौता करने वाला पहला देश कौन है? इसका पहला देश कतर है, जो ऑप्शन में ही नहीं है। दूसरा देश है बहरीन। अगला प्रश्न है, यहाँ पे UAE, ध्यान रखिएगा कि बहरीन दूसरे नंबर पर है, ना UAE ऑप्शन में है ना कतर ऑप्शन में है, इसलिए ध्यान रखिएगा इजराइल से समझौता करने वाला पहला अरब देश जो है इसका ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन ई होगा इसका सही आंसर। 52वां प्रश्न, अक्टूबर 2020 से जून 2021 तक किस देश को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के संचालन मंडल का अध्यक्ष बनाया गया? ध्यान रखिएगा 35 वर्षों के बाद ये मौका भारत को हाथ लगा है, जिसे वर्ल्ड लेबर ऑर्गेनाइजेशन का जो है गवर्निंग बॉडी का अध्यक्ष चुना गया है। तो 52 का आंसर होगा डी, भारत। 53वां सवाल है, सितंबर 2020 में प्रारंभ की गई ऑपरेशन मेरी सहेली का उद्देश्य? ऑपरेशन मेरी सहेली जो है यह रेल में महिला यात्रियों की सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया एक ऐप है, जिसको आप ध्यान रखेंगे। अगला है 54वां प्रश्न, फिट इंडिया अभियान को लेकर के फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिया गया मंत्र है, ध्यान रखिएगा फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।
ऑप्शन ए। 55वां सवाल है, राजमाता विजया राजे सिंधिया के 100वें जन्मदिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने कितने रुपए का सिक्का जारी किया? यहाँ पे ऑप्शन में सिक्का जारी किया पूछता तो फिर आप आसानी से बना सकते थे, लेकिन प्रश्न में सिक्का और नोट दोनों दे करके आपको कंफ्यूज करने का प्रश्न जो है डाल दिया गया है। कंफ्यूज करने का पूरा प्रयास किया गया, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हुए भी हैं। ध्यान रखिएगा, 55 का उत्तर होगा सी, 100 रुपये का सिक्का। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसी भी विशेष आयोजन पर सरकार द्वारा आम तौर पर सिक्का ही जारी किया जाता है, नोट कम ही जारी किया जाता है, इसलिए ध्यान रखेंगे। जैसे अभी जो है अंतर्राष्ट्रीय खाद्य संगठन के 75वें साल होने पर 75 रुपये का सिक्का भारत सरकार ने जारी किया था। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 56वां प्रश्न है, किस राज्य की लघु वृत्तचित्र ची लूपो ने दादा साहब फाल्के पुरस्कार जीता है? इसका सही उत्तर होगा अरुणाचल प्रदेश। 57वां नंबर प्रश्न है, किस निजी क्षेत्र के बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर होगा HDFC, यानी 57 का आंसर बी। 58वां प्रश्न है, भारत में किस शहर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सबसे पहले कोविड-19 परीक्षण सुविधा की? ये इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली होगा इसका सही आंसर। 59वां प्रश्न है, राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट को किस वायु स्टेशन पर? तो इसका उत्तर होगा अंबाला। अंबाला कैंट में जो है इसे भारतीय सेना में, वायु सेना में शामिल किया गया था राफेल को। 60 नंबर का 60वां प्रश्न है, भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्धम, याद होगा, आप पढ़े होंगे आप लोग रुद्धम के बारे में, ये एंटी रेडिएशन मिसाइल है, तो आंसर होगा डी। 61वां प्रश्न है, निम्नलिखित में किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिलते हैं? कालीबंगा, ऑप्शन ए। 62वां प्रश्न है, त्रिरत्न, याद रखिएगा, त्रिरत्न में जहाँ पर बुद्ध धम्म संघ रहेगा तो फिर बौद्ध धर्म हो जाएगा, लेकिन त्रिरत्न में अगर लिख दिया सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया, इसका उत्तर होगा जैन धर्म। 62वां जो प्रश्न है उसका उत्तर होगा सी, जैन धर्म। 3 आर्य सत्य रहता या फिर त्रिपिटक रहता तो आप बौद्ध धर्म के साथ जाते, लेकिन यहाँ त्रिरत्न स्पष्ट कर दिया है, तो यहाँ पे उत्तर होगा जैन धर्म। आगे बढ़ते हैं। 63वां, किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की? तो कनिष्क ने किया था, कुंडलवन कश्मीर में, याद होगा आप सभी को, 95 ईस्वी में। और इसके अध्यक्ष थे अश्वघोष, वसुमित्र, और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। ये अश्वघोष और वसुमित्र को याद रखिएगा। 64वां नंबर प्रश्न है, किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो देखिए, योग जो है पतंजलि का है, न्याय गौतम का है, और सांख्य जो है कपिल मुनि का है। बचा वैशेषिक। वैशेषिक का जो दर्शन है वो कनाद मुनि ने दिया था, और ऐसा माना जाता है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत दिए जाने का जो दौर है उससे कई वर्ष पहले कनाद ने इस तरह के सिद्धांत को प्रतिपादित कर दिया था, इसलिए इसका सही उत्तर होगा वैशेषिक। 64वें प्रश्न का उत्तर होगा वैशेषिक। 65वां प्रश्न है, किस दिल्ली सल्तनत ने रक्त और लौ की नीति का अपनाया था? किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त और लौ की नीति अपनाया? तो ये बलबन था जिसने रक्त और लौ की नीति का अवलंबन किया था। आगे बढ़ते हैं। 66वां प्रश्न है, कौन सा मध्यकालीन भारतीय समाज व्यापक स्तर पर स्थानीय सुशासन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये तो सर्वविदित है, चोल वंश। चोल साम्राज्य जो था, चोला डायनेस्टी, जो दक्षिण भारत की एक मध्यकाल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण डायनेस्टी है, जिसके काल को हम दक्षिण भारत के स्वर्ण युग के रूप में भी जाना जाता है। तो चोल डायनेस्टी के समय में स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था। 66वां का बी। 67वां प्रश्न है, परचीनकारी या पच्चीकारी या कहीं कहीं पेट्रा ड्यूरा भी लिखा जाता है, इससे संबंधित जो किससे संबंधित है? तो दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना। आप देखेंगे मुगल बादशाहों के जितने भी मकबरे हैं, या फिर सबसे अच्छा उदाहरण ताजमहल का है, उस पर आप देखेंगे जो नक्काशी है वो यही परचीनकारी के माध्यम से ही किया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा 67 का ए। 68वां प्रश्न है, किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनाए? तो इसका सही उत्तर होगा अकबर। कई जगहों पे इस जहांगीर लिया जा रहा है, कुछ लोग शाहजहां भी बोल रहे हैं, लेकिन अकबर ने कारखाने बनवाए थे चित्रकारी के लिए, और वहाँ पे बहुत सारे कलाकारों को मौका दिया था। लेकिन देखिए, चूंकि जहांगीर के समय में जो है चित्रकारी का या कला का स्वर्ण युग माना जाता है, ये अलग बात है, लेकिन अकबर के समय में भी बहुत सारी चीज़ें हुई थी, क्योंकि स्थापत्य कला का भी स्वर्ण युग हम शाहजहां के समय को मानते हैं, लेकिन जब कहीं पर कुछ प्रश्न को कंफ्यूज करना होता है तो इस तरह के प्रश्न को डाल दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, इसका उत्तर अकबर होगा। 69 नंबर प्रश्न पे आते हैं, बंगाल में द्विशासन प्रणाली का उत्तर होगा रॉबर्ट क्लाइव। इसमें कुछ गलत उत्तर लिया गया, आपको मैं जो बोल रहा हूँ वो याद रखिएगा। बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली की लागू किया रॉबर्ट क्लाइव ने, ऑप्शन सी। 70वां प्रश्न है, 1873 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद की स्थापना किसने की? धर्म संसद में किसने भाग लिया? स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो में धर्म संसद में भाग लिया, जहाँ पे उन्होंने अमेरिकी भाई और बहनों करके वहाँ के हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी थी, वो थे स्वामी विवेकानंद। 71वां प्रश्न है, 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? उत्तर होगा CR दास और मोतीलाल नेहरू, चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। अब आइए आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, सबको याद है नील दर्पण जो है
वो नील की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण करता है और इसमें दीनबंधु मित्र ने इसको बहुत ही अच्छे ढंग से जो है प्रदर्शित करने का प्रयास किया नील दर्पण में। तो इसके रचनाकार हैं दीनबंधु मित्र। आइए 73वां नंबर प्रश्न देखते हैं। 1760 बांडीवास की लड़ाई, जो सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था 1753 से 1760 में, इस 1756 से 1763 के दौरान, उसी के दौरान बीचों बीच 1760 में फ्रांस के विरुद्ध अंग्रेजों का युद्ध था यह बांडीवास की लड़ाई, जिसमें अंग्रेज विजय हुए थे। तो इसका उत्तर होगा फ्रांसीसी के खिलाफ लड़ा गया था बांडीवास की लड़ाई, याद रखिएगा। 74वां प्रश्न है कि किस अधिनियम में भारत में पृथक निर्वाचन मंडल 1909 भारत प्रसिद्ध अधिनियम, या फिर इसे हम मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं। 75वां प्रश्न 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह हुआ था। कोल विद्रोह का जो मूल क्षेत्र था छोटा नागपुर का इलाका था, लेकिन चूंकि विकल्प के अनुसार अगर हमें जाना है तो सिंहभूम के साथ आप जा सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो इसे आप ऑप्शन ई में भी इसमें अगर आप मारे हैं तो निश्चिंत रहें, क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूजन है, क्योंकि कोल विद्रोह का जो है छोटा नागपुर का इलाका माना जाता है। 76वां प्रश्न है बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, तो कुंवर सिंह। ये प्रश्न बीपीएससी सब बार पूछा है। मैं विगत 6-7 वर्षों के प्रश्न की बात करूं तो किसी न किसी रूप में या सीधे तौर पर यह प्रश्न आता है, इसलिए कुंवर सिंह ही टिक लगाइएगा, कहीं कन्फ्यूजन मत पालिए। 77वां प्रश्न है कि इंडिगो किसानों की दशा को सुधारने के लिए गांधी जी का ध्यान आकर्षण किसने किया चंपारण में, तो चंपारण में नील किसानों की जो समस्या थी, तिनकठिया व्यवस्था, उसके खिलाफ लखनऊ अधिवेशन में 1916 में राजकुमार शुक्ल गांधी जी से मिले और फिर उन्होंने अपनी समस्या रखी थी। तो ध्यान आकर्षण का काम किसने किया, राजकुमार शुक्ल ने। 78वां प्रश्न है कि प्राचीन महाजनपद मगध की राजधानी कौन थी। ध्यान रखिए कि महाजनपद जो है मगध की पहली राजधानी जो थी वो राजगृह या गिरिब्रज के रूप में जानते हैं, जो हरियक वंश के संस्थापक थे उन लोगों का जो राजधानी था। उससे पहले भी जो है वो राजगृह ही इसकी राजधानी हुआ करती थी। कालांतर में फिर पाटलिपुत्र और वैशाली सब इसकी राजधानी हुई, लेकिन चूंकि पहली राजधानी पूछ रहा है तो यहाँ पे देखना है कि राजगीर है या नहीं ऑप्शन में राजगीर नहीं है, इसीलिए इसका उत्तर लिया जाएगा ऑप्शन ई। 79वां प्रश्न है स्वामी सहजानंद किससे जुड़े हुए थे, तो बिहार के किसान आंदोलन से। कालांतर में उन्होंने अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में लखनऊ में की, लेकिन बिहार में भी उन्होंने काफ़ी काम किया है, तो इसका उत्तर होगा बिहार में किसान आंदोलन। आगे बढ़ते हैं। 80वां नंबर प्रश्न है गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कौन था, तो यहाँ पर कन्फ्यूजन उत्पन्न हो रहा है इस प्रश्न को लेकर के, जिसमें सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया। कई सारे लोग इसे चंपारण से जोड़ रहे हैं, लेकिन इसमें आप अभी इसको होल्ड पे रखते हैं हम 80वां नंबर प्रश्न को, लेकिन आप अगर चंपारण मारे हैं तो निश्चिंत रहिए 50-50 का मामला बन सकता है। 81वां सवाल है भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप होन्शु द्वीप है। जापान का सबसे बड़ा द्वीप है होन्शु। आगे बढ़ते हैं। ग्रीनलैंड जो है वो डेनमार्क के नियंत्रण में है। ग्रीनलैंड को लेकर के विवाद काफ़ी चलता रहता है, लेकिन फिलहाल इतना याद रखिए कि डेनमार्क जो है उसके ही यह अधीन है में है। ग्रीनलैंड किसके अधीनता में है, डेनमार्क के। ठीक है। 83वां सवाल है कि 2018 तक के अनुसार विश्व के निम्न देशों में से किस देश सबसे अधिक भारतीय आबादी है, तो इसको लेकर भी थोड़ी सी कन्फ्यूजन की स्थिति बनी है। ये अमेरिका होगा इसका आंसर। 83 का आंसर होगा अमेरिका। ये आंसर लेना है 83 का डी। 84 है कौन से देश में 2009 में सालाना सबसे अधिक सोने का उत्पादन, तो ये चीन होगा। 84 का आंसर सी चाइना। 85 है कि कौन से महाद्वीप सबसे अधिक है, तो देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से तो एशिया सबसे बड़ा है, और आपके मन में ये गया होगा कि एशिया में सारे सबसे ज़्यादा देश हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अफ्रीका महादेश में सबसे अधिक देश हैं, इसलिए 85 का उत्तर सी लेना है। 86वां है 2001 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की आबादी का प्रतिशत उसकी आबादी की तुलना में सबसे अधिक है, तो इसका उत्तर मिजोरम होगा। 2011 के जनगणना के अनुसार जो है ये मिजोरम होगा, जिसके कुल आबादी की तुलना में जो है अनुसूचित आदिवासियों की जो आबादी है वो अधिक है। वैसे आप ध्यान रखें 86वां प्रश्न में आप 50-50 मामला लेकर चलिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ विकल्प जो है वो कन्फ्यूजिंग है, तो कुछ मैंने कहा था पहले भी, तो अभी तो ऐसे 2 प्रश्न आए हैं 86 तक में। ध्यान रखिए कि 80 से अधिक प्रश्न का उत्तर अभी तक आप 100% श्योर हैं, जो मैंने बोला है वो सही है। 87वां प्रश्न है कि कॉफ़ी उत्पादन के क्षेत्रों में कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है, इसका ऑप्शन ई होगा आंसर, क्योंकि इसमें 1-2 ऐसे जगह हैं जहाँ पर कॉफ़ी का उत्पादन नहीं होता है। ध्यान रखेंगे 87 में भी हम कन्फ्यूज के स्थिति में रहेंगे, क्योंकि बीपीएससी का फाइनल आंसर की देखने के बाद ही इसका हम जवाब दे पाएंगे। 88वां प्रश्न है भौगोलिक दृष्टि से भारत के किन जिलों में मतलब कौन सा जिला सबसे बड़ा है। ध्यान रखिए सबसे पहले अगर देखें सबसे बड़ा तो विभाजन से पहले जो है वो कच्छ को माना जाता था, लेकिन अभी यह जगह ले लिया है लेह ने, तो भौगोलिक दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला है लेह।
आइए आगे बढ़ते हैं। 88वां के बाद 89वां नंबर प्रश्न है, भारत के किस राज्य में वन्य जीव अभ्यारण्य सबसे अधिक है? तो तमिलनाडु, कुछ जगह पे आंसर लिया जा रहा है तमिलनाडु। तो इसको भी हम स्टार लगा दें इस प्रश्न को, ताकि यह प्रश्न भी आपका होल्ड पे रहेगा। 90 नंबर के सवाल पर जाएं। बिहार में प्रवाहित होने वाले, वैसे एक बता देते हैं आपको, केंद्र शासित प्रदेशों के दृष्टिकोण से देखें तो सबसे ज़्यादा वन जीव अभ्यारण्य जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, लेकिन राज्य की दृष्टि से तमिलनाडु कहीं कहीं पर आंसर ले रहा है। आगे बढ़ते हैं। बिहार में प्रवाहित होने वाले निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? यह भी कंफ्यूजिंग है, इसको भी आप होल्ड पे रखिए। 91 नंबर सवाल पर आइए। पर्वत श्रेणियों में किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? तो पीर पंचाल है, इसमें आप पूर्वी पीर पंचाल टिक लगा सकते हैं। 92वां सवाल है, भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह। यह भी कन्फ्यूजन है, इसमें अभी आप जो है इसको आप होल्ड पे रखिए। 93 नंबर सवाल है, कौन से राज्य भारत सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन? इसमें आंख बंद करके राजस्थान अगर आप लगाएं तो बिल्कुल सही लगाएं आप। 93 का सवाल का आंसर होगा राजस्थान। 94 है, खनिज और उसके साथ जोड़ों को मिलाइए। तो लाइम स्टोन कैमूर में सही है। लाइम स्टोन यानी कि चूना पत्थर का भंडार है रोहतास और कैमूर। चूंकि रोहतास ऑप्शन में नहीं है तो कैमूर वाला जो ये मिलान है वो सही है। 95 में है, उद्योग के साथ निम्न जोड़ा को मिलाइए। तो रेल डिब्बा और अभियंत्रिकी जो है ये सब मोकामा वगैरह में है, भागलपुर में नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन डी है। 94 का ऑप्शन डी आंसर सही है। 96 है, बिहार में किस जिले में पिडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है? पश्चिम चंपारण एकमात्र जिला है जहाँ पर पिडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है, ध्यान रखिएगा। 97 नंबर का प्रश्न है कि प्रशासनिक विभागों को सही से जोड़ों में किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है? देखिए, प्रशासनिक विभागीय जोड़ा मतलब सब ये प्रमंडलीय स्तर पर डिवीजन बांटा गया है। जैसे दरभंगा की बात करें तो दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर। देखिए, दरभंगा के साथ मुंगेर को जोड़ दिया यहाँ पे, तो दोनों में से कोई ना कोई एक जगह तो है। दरभंगा, समस्तीपुर का भी कुछ इलाका गंगा जी को टच करता है, मुंगेर का भी कुछ इलाका है, मुंगेर तो है ही। और अभी आपने देखा होगा कि गंगा के किनारे बसे स्वच्छ शहरों में तीसरे नंबर पर मुंगेर को लाया गया था, सूची में आया था। तो ये अभी पहला तो ऑप्शन गलत हो गया। भागलपुर ऑलरेडी गंगा नदी के किनारे है तो ये भी छंट गया। मगध तो पूर्णतः गंगा नदी के किनारे अवस्थित है, मगध के कई जिले। तो इस तरह से बचता है तिरहुत और सारण। तो 97 नंबर प्रश्न का उत्तर होगा सी, तिरहुत और सारण, जो कि पूरी तरह से उत्तर भारत का एक, उत्तर बिहार का क्षेत्र है, जहाँ पर गंडक नदी, बागमती, कोसी वगैरह सब का क्षेत्र है, लेकिन वहाँ पर गंगा का कोई प्रवाह क्षेत्र नहीं है, इसलिए 97 का उत्तर होगा ऑप्शन सी, तिरहुत और सारण। 98 नंबर सवाल है, जनजाति और जिले के नाम जोड़ा मिलाना है। उरांव जनजाति सुपौल में नहीं है, उरांव जनजाति सुपौल में, ये ऑप्शन सी होगा 98 का। 99 का जो उत्तर ले रहा है वो एग्जैक्ट कहीं कहीं लेता है 7.74, 7.75, लेकिन विकल्प में अगर हम नज़दीक में हैं तो 7.27 लगाने वाले लोग अभी आप अपने आप को इसको 50-50 मानकर चल सकते हैं कि हमारा सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, क्योंकि इसमें बाकी के ऑप्शन लगाने वाले का तो 100% गलत हो जाएगा, लेकिन 7.27 लगाने वाले निश्चिंत रहें। 100 नंबर यानी 100वां सवाल पर आ गए हैं हम लोग, और बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है पश्चिम चंपारण में वाल्मीकि नगर। अब आइए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में संसद की नई इमारत बनने वाली है, ठीक है, इसको लेकर के बोली लगी थी और इस बोली को जीता है, यानी इस टेंडर को पास, टेंडर मिला है इसको टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड को। याद रखिएगा, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने जिम्मेवारी ली है कि वो संसद के इमारत को पूरा करेगा। आगे बढ़ते हैं 102 नंबर सवाल पे। यहाँ पे दिया है कि भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना, ये बिल्कुल आसान सवाल था। सबसे पहले अगर आप संविधान पढ़ते हैं तो प्रमुख अनुच्छेदों को पढ़ते हैं, जिस क्रम में भारत निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 सबको याद होगा, इसका सही जवाब है। वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो रेखा शर्मा वर्तमान में महिला आयोग की अध्यक्षा हैं। आगे बढ़ते हैं 104 नंबर सवाल। विधि का नियम यानी कि आर्टिकल 14 जो है रूल ऑफ लॉ, इसमें कहा गया है कि सभी के लिए एक कानून होगा, चाहे वो राष्ट्रपति हो या आम नागरिक हो, सबके लिए एक कानून होगा। इसलिए बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, क्योंकि एक कानून सबके लिए नहीं बल्कि सब कानून जो है सब पर एक समान होगा। तो सबके लिए एक कानून, यानी जो भी कानून है वो सबके लिए एक जैसा होगा। कोई एक कानून संसद बनाती है तो देश के सभी लोगों पर, अमीर गरीब ऊंच नीच कुछ कोई भेदभाव नहीं, सभी के लिए एक कानून, इसलिए ऑप्शन ए जो है वो उसके साथ जुड़ा हुआ है। और साथ ही साथ और लिखा है सभी के लिए एक न्याय तंत्र, यानी सबके लिए एक जुडिशरी, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा 104 का। 105 नंबर सवाल है, पंचायत राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? इसका ऑप्शन होगा जी, यानी 243 जी, ऑप्शन नंबर डी, यानी 105 का डी होगा आंसर, सही जवाब ऑप्शन नंबर 105 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। एकदम कंफर्म हो जाइए।
पंचायती राज संस्थाओं को जो 29 कार्यों की सूची दी गई है वो अनुच्छेद 243G। नागरिकता संशोधन कानून पास हुआ था 11 दिसंबर 2019 को, ठीक है, 11 दिसंबर 2019 को नागरिकता संशोधन कानून पास हुआ था। आगे बढ़ते हैं। 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई? तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। कहीं कहीं पर 72 देखता है, लेकिन यहाँ पे 62, 61, 62, 63, 64 दे दिया है। आप कहीं कहीं पर 72वां संविधान संशोधन बिल है, आंसर सही लिया, इसलिए इसका ऑप्शन ई होगा आंसर। 107 का आंसर होगा ऑप्शन ई। 1632 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी पटना में स्थापित किया था अपना कोठी फैक्ट्री। 1632 में होगा डच ईस्ट इंडिया कंपनी। आगे बढ़ते हैं। 109वां प्रश्न है, कौन सा विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट्य नहीं है? तो इसमें तो स्पष्ट ही था कि स्थानीय समुदाय को आत्मविश्वास को नहीं जगाना है। मतलब देखिए कैसा विकल्प दिया हुआ है, इस विकल्प को देख के भी कोई आदमी इसको आसानी से लगा सकता है उत्तर। स्थानीय समुदाय में आत्मविश्वास को नहीं जगाना ही ये विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट्य नहीं है, ठीक है। 110वां है कि संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक रूप से नहीं रहा, कानून ऐतिहासिक नहीं है? तो आपको पता है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के और फिर 1935 के भारत सरकार अधिनियम 1935 तक जो है इसका महत्वपूर्ण होता है। और इसमें भारत का एक जो कानून है जो आज़ादी के बाद का है 1955, ये नहीं है, यह संवैधानिक विकास में इसको कानूनी ऐतिहासिक रूप से इसे नहीं माना जाएगा, इसलिए 110 का जो है ऑप्शन डी लीजिएगा आप। 111 नंबर सवाल पे आ गए हैं। खाद्य प्रबंधन का जो उद्देश्य है वो वितरण है, खरीद है, बफर स्टॉक है, लेकिन निर्यात नहीं है। खाद्यान्न का निर्यात जो है वो खाद्य प्रबंधन में नहीं आएगा। भारत व राजस्व घाटे से तात्पर्य होगा कि वो पूंजी निर्माण का परिसंपत्ति निर्माण नहीं करते हैं, यानी 112 का ऑप्शन बी होगा। 113 में आ जाइए, कौन सा देश भारत का सर्वाधिक व्यापारिक साझेदार रहा है? तो अभी हाल ही में इसका रिपोर्ट आया था और इसको लेकर के काफ़ी उत्साहित भी हुए थे भारत के प्रधानमंत्री। संयुक्त राज्य अमेरिका जो है वो भारत का सर्वाधिक व्यापारिक भागीदार वाला देश बना है। 114 है भारतमाला परियोजना, तो यह सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर से है। भारतमाला परियोजना सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर से है। कुछ लोग यह दलील दे रहे हैं कि यह कई सारे बंदरगाहों को भी जोड़ रहा है, लेकिन इसका ऑप्शन ई लेने वालों से मेरा सिर्फ यही प्रश्न है कि क्या बंदरगाह क्षेत्र को इसको जोड़ दिया है तो ठीक है, सही हो जाएगा क्या? यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा क्षेत्र संबंधित है इंफ्रास्ट्रक्चर से, तो सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर इसका सही आंसर ले रहा है। फिलहाल आप लोग आपस में वाद विवाद ना करें। अभी कुछ प्रश्न, जैसे देखिए अभी तक 5-6 प्रश्न को मैंने भी होल्ड पे रखा है, लेकिन फिर भी जो उत्तर मैं बता रहा हूँ, जिसमें पूरे सटीकता के साथ मैं उत्तर बता रहा हूँ, उसके स्रोत भी काफ़ी विश्वसनीय हैं, इसलिए निश्चिंत होकर के आप टिक लगा सकते हैं। अगला बढ़ते हैं प्रश्न 115 पे। औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए जो औद्योगिक उत्पादक सूचकांक जारी करता है वो एक्चुअली दो संस्था है, भारत का केंद्रीय सांख्यिकी मंत्रालय और केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय या NSO, नेशनल केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। इस तरह से कुछ कन्फ्यूजन है इसमें, इसलिए इसका ऑप्शन ई लिया जाएगा, 115 का ऑप्शन ई। 116 नंबर प्रश्न है कि 2020 के रिपोर्ट के अनुसार भारत ने अपने क्रम में सुधार किया। बिल्कुल सही है। 2019 के रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्थान 77वां था और इसने 14 स्थान का छलांग लगाते हुए 63वें स्थान पर आया, तो इसीलिए इसका ऑप्शन होगा ए, 116 का ए। 117वां सवाल है, भारत के केंद्रीय बजट में संस्थागत कृषि साख का प्रभाव बढ़ाने के लिए 2020-21 के लिए क्या साख लक्ष्य रखा गया है? इसका उत्तर होगा 15 लाख करोड़। बिल्कुल कंफर्म हो जाइए, आप यूट्यूब पे जाके और कहीं दूसरे चैनल पे देख सकते हैं या गूगल पे सर्च कीजिएगा। 15 लाख करोड़ का जो है लक्ष्य रखा गया। साख लक्ष्य का मतलब ऋण लक्ष्य, साख मतलब यहाँ ऋण, क्रेडिट मतलब यहाँ पे ऋण। तो भारत सरकार ने केंद्रीय बजट में 15 लाख करोड़ के ऋण का जो है प्रावधान किया है। पीएम कुसुम योजना, कुसुम योजना का संबंध सोलर एनर्जी से था, पढ़े होंगे आप लोग। तो किसानों को पंपिंग सेट को सोलर एनर्जी से जोड़ना, सौर ऊर्जा से जोड़ने से रिलेटेड है कुसुम योजना। बिल्कुल कन्फ्यूज मत हो जाइएगा कि फूलों की खेती से है, ऐसा नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही होगा, किसानों की डीजल केरोसिन पर निर्भरता को समाप्त करना और पंपिंग सेट किसके माध्यम चलाना? सौर ऊर्जा के माध्यम से। तो कुसुम योजना का आंसर होगा ऑप्शन डी। 119 नंबर सवाल है, भारत में कौन सा व्यापारिक बैंक जो है शीर्ष 100 में शामिल हुआ है? तो इसका आंसर होगा भारतीय स्टेट बैंक। 120वां सवाल है, निर्भीक, निर्भीक में निर्यात क्षेत्र, निर्भीक, निसे निर्भीक, निसे निर्यात, याद रखिएगा। 120 का उत्तर डी। 121 है, 1 अप्रैल 2019 से सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली CFMS, ये बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण वाले फॉर्मेट से लिया गया। अभी आपने एक वीडियो मेरा देखा होगा बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण, उससे 3-4 प्रश्न सीधे लड़े हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि CFMS जो है, जिसमें कम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट सर्विस, इसका उद्देश्य है ऑनलाइन और कागज रहित बनाया जाए क्रियाकलापों को, ठीक है। 122वां सवाल है कि 2 जनवरी 2020 को बिहार राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार, कृषि कर्मण पुरस्कार, बिल्कुल देखिए ये प्रश्न भी आ गया, मक्का और गेहूं के उत्पादन के लिए यह है और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। 123 नंबर सवाल है, बिहार सरकार ने अगस्त 2018 में एक नई योजना सतत जीविकोपार्जन लागू किया है।
आपको बता दें कि जीविका योजना के साथ ही इसको टैग अप करके जो है SGY योजना लागू किया गया है, और इसका जो सटीक उत्तर लग रहा है वो है ऑप्शन सी, क्योंकि गरीबों में जो गरीब हैं उनके लिए आय सृजन करने वाली परिसंपत्तियां प्रदान करना है, ताकि अभी जैसे बिहार में शराबबंदी है, तो उसके उस चीज़ से जुड़े हुए जैसे कोई तारी बेचने वाले लोग थे या शराब बेचने वाले जो लोग थे, उनको एक वैकल्पिक जो है आय का स्रोत उपलब्ध करवाया जाए, इसलिए सतत जीविकोपार्जन योजना बिहार सरकार द्वारा लॉन्च की गई थी। तो इसका ऑप्शन सी अगर जिन्होंने लिया है वो निश्चिंत रहें कि उनका सी सही भी हो सकता है, अदरवाइज ऑप्शन ई तो है ही। आगे बढ़ते हैं। 124वां नंबर सवाल है कि 7 निश्चय में से कौन सा शामिल नहीं है। देखिए 7 निश्चय योजना में तमाम चीज़ें हैं, महिला रोजगार है, साफ पीने का पानी है, छात्रों के लिए काम है, लेकिन बाल कल्याण जैसा कोई प्रोजेक्ट उसमें नहीं है, बाल कल्याण जैसी कोई भावना है उसमें, कोई ऐसी योजना नहीं है जिसका सीधा संबंध बाल कल्याण से हो। इसलिए बिहार सरकार के 7 निश्चय योजना में कौन सम्मिलित नहीं है वाले प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी, बाल कल्याण। 125वां नंबर सवाल है कि घरेलू उत्पाद स्थिर कीमत पर देश की तुलना में कम है। ये प्रश्न थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है कि प्रश्न को देखकर भी, क्योंकि इस प्रश्न का विश्लेषण करना फिर उसे आप परसेंटेज निकालना, ऐसा लग रहा है कि ये प्रश्न जो है थोड़ा सा आपको बेचैन जरूर किया होगा, और इसलिए मैं इस प्रश्न को फिलहाल होल्ड पे रखता हूँ। फिलहाल मैंने 60% दिया है, लेकिन इसे मैं होल्ड पे रखता हूँ 125 नंबर सवाल को। 126वां सवाल है कि गांधी जी ने पढ़ाई की। आपको बता दें कि अल्फ्रेड हाई स्कूल था वो, जहाँ पर गांधी जी पढ़े थे राजकोट में, लेकिन उसको बाद में महात्मा गांधी कॉलेज कर दिया गया है। तो इसमें ऑप्शन ई लेना चाहिए, लेकिन देखिए राजकोट में पढ़े थे, तो राजकोट वाला अगर आंसर सही ले ले तो बहुत अच्छी बात है। 127वां नंबर सवाल है, 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था। तो नाना साहब ने कानपुर से सक्रिय रूप से भाग लिया, और बेगम हजरत महल ने लखनऊ से, और बाकी सारे ऑप्शन भी सही लग रहे हैं, इसलिए 127वां का उत्तर होगा ई। 128वां सवाल है कि जवाहरलाल नेहरू ने किसे कहा था कि हमें एक ऐसी गाड़ी मिली है जिसमें सब ब्रेक है किंतु इंजन नहीं है। तो ये कहा था उन्होंने 1935 के अधिनियम के आलोक में। महात्मा गांधी सॉरी जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था 1935 के अधिनियम में, कि हमें एक ऐसी कार दी गई है जिसमें सब ब्रेक है किंतु इंजन नहीं है। तो ये टिप्पणियाँ काफ़ी पूछे जाते हैं समय समय के साथ, ये टिप्पणियों को आप ज़रूर याद करते रहें, क्योंकि परीक्षा उपयोगी होता है, और इसी क्रम में ये आखिर ये पूछ ही दिया, तो इसको याद रखिएगा। 1935 के अधिनियम को उन्होंने कहा था। दांडी मार्च जो है वो 24 दिन चला था, 12 मार्च से शुरू होकर 6 अप्रैल, तो आप जोड़ लीजिएगा तकरीबन 12 मार्च से 31 मार्च, और फिर उधर 6 दिन, टोटल 24 दिन का ये यात्रा था, जिसको हम सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में भी देखते हैं। तो 129 का उत्तर होगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। 130वां नंबर सवाल है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। यहाँ रचयिता पूछ रहा है, बहुत सारे लोग इसको राम प्रसाद बिस्मिल लिख के आए हैं, पता नहीं बीपीएससी इसका क्या उत्तर ले, लेकिन इसमें जो है इसका उत्तर अलग को ले रहा है, ऑप्शन ई होगा, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये राम प्रसाद बिस्मिल गाया करते थे। वैसे आपको बता दें कि राम प्रसाद बिस्मिल जो हैं वो शायर भी थे। तो बिस्मिल करके एक और व्यक्ति थे जिन्होंने इसे लिखा था, ऐसा इतिहासकारों का मानना है। तो आप इसमें कंफ्यूज ना हो, अगर डी मारे हैं तो श्योर नहीं है कि आप सही होंगे, लेकिन अगर ई मारे हैं तो हो सकता है कि आप सही हो जाएं। कहने का मतलब ये है कि डी और ई अगर आपने लिया है विकल्प में, किसी ने डी लिया है किसी ने ई लिया है, तो आप 50-50 में हैं, बाकी सारे विकल्प गलत हैं। सूर्यसेन, आज़ाद, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, ये सब गलत है। 131 नंबर सवाल है, बंगाल विभाजन के प्रत्याघात में, यानी बंगाल विभाजन जो 1905 में हुआ था, उसके प्रतिक्रिया स्वरूप कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था तत्काल। तो स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था, ऑप्शन सी सही होगा। 132 नंबर सवाल है कि दिल्ली में INA के मुकदमे के पक्ष में पेश हुए वकील। देखिए इसमें बहुत सारे लोग थे, जवाहरलाल नेहरू थे, तेज बहादुर सफरू थे, भूला भाई देसाई थे। तो आप देख लीजिए भूला भाई देसाई मिल गया इसमें, तो 132 का ऑप्शन बी होगा। ये दिल्ली में जो है ना वो INA के मुकदमे के पक्ष में पेश हुए थे वकील, उसमें बचाव पक्ष के वकील थे भूला भाई देसाई, जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सफरू, लेकिन यहाँ भूला भाई देसाई विकल्प में है, तो इन वकील साहब भी जो हैं वो सही हो जाएंगे इसमें। आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे अगर, तो अब इसको 100% श्योर मानिए कि भूला भाई देसाई इसका सही आंसर है। 133वां नंबर सवाल है, मैडम भिकाजी कामा ने तिरंगा जो है राष्ट्रध्वज का अभी जो स्वरूप है वैसा नहीं था, उसमें 3 रंग उस समय भी थे, लेकिन उसमें स्टार्स वगैरह थे, अलग अलग थोड़ा सा उसका चित्र था। वो तिरंगा उन्होंने फहराया था स्टुअर्ट गार्ड में, मैडम भिकाजी कामा ने भारत के तिरंगा को जो है वो स्टुअर्ट गार्ड में सबसे पहले फहराने का काम किया था। अब भाई 134वें नंबर सवाल पे आते हैं। यहाँ पे देखिए कि दिया हुआ है विनोबा भावे द्वितीय व्यक्तिगत सत्याग्रह, बिल्कुल गलत है। जब व्यक्तिगत सत्याग्रह चला था तो पहले सत्याग्रही थे विनोबा भावे। दूसरा प्रश्न है, CR दास देशबंधु, बिल्कुल सही है। CR दास क्या थे, देशबंधु कहलाते थे।
विलियम बेडनबर्न 1907 के कांग्रेस के सभापति, बिल्कुल गलत है। यह 1907 का कांग्रेस अधिवेशन किसे याद नहीं है आखिर बताइए। 1907 के कांग्रेस अधिवेशन रास बिहारी बोस के द्वारा अध्यक्षता किया गया कांग्रेस का फूट पड़ा था, तो ये तो बिल्कुल गलत है। श्यामजी कृष्ण वर्मा इंडिया हाउस के संस्थापक हैं, लेकिन पेरिस में नहीं, ब्रिटेन में, ब्रिटेन उन्होंने इंडिया हाउस की स्थापना की थी, इसलिए यह भी विकल्प गलत हो जाएगा। और बहुत सारे जो परीक्षार्थी हैं वो कंफ्यूज कर गए होंगे श्यामजी कृष्ण वर्मा इंडिया हाउस को लेकर के, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। आइए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय कांग्रेस के किस दिन को पूर्ण स्वराज घोषित किया, तो 26 जनवरी 1930 को, क्योंकि 1929 के लाहौर अधिवेशन में ही यह घोषणा कर दी गई थी कि आने वाले 26 जनवरी को हम लोग पूर्ण स्वराज दिवस या स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। और 1947 तक जब भारत आज़ाद हुआ उस समय तक स्वतंत्रता दिवस जो है 26 जनवरी को ही मनाया जाता था, और उसी 26 जनवरी को याद रखने के लिए 1950 में जब संविधान लागू करने की बात हुई तो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया और हम उसे गणतंत्र दिवस के रूप में जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। बिहार की स्थापना कब हुई? 1912 में, ये याद रखिएगा, 1912 में बिहार की स्थापना हुई थी। आगे बढ़ते हैं। 1937 बिहार में 3 कठिया व्यवस्था, बिल्कुल याद रखिएगा। 20 कट्ठे में 3 कट्ठे पर नील की खेती करना अनिवार्य था, और इसी के विरोध में चंपारण सत्याग्रह गांधी जी ने किया था। 137 के बाद 138 पे आते हैं। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह। बहुत आसान प्रश्न था, कंफ्यूज नहीं हुए होंगे आप लोग। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया? तो बांकीपुर में रखा गया, जो पटना का हिस्सा है था, तो बांकीपुर पटना, बिल्कुल इसका आंसर होगा पटना। जयप्रकाश नारायण कौन सी उपाधि दी गई? तो लोक नायक जयप्रकाश नारायण, सब लोग जानते हैं। अब आइए गणित में, गणित का प्रश्न यहाँ से शुरू हो रहा है, और आपको बता दें कि 141, मैं इसमें यह नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मेरा जो इस गणित के दृष्टिकोण से देखें तो कई ऐसे प्रश्न हैं जिसको लेकर मैं खुद कंफ्यूज रहा, लेकिन फिर भी जो सही उत्तर है मैं बताता चलता हूँ आप लोगों को। पहला 141 है, इसका सही उत्तर होगा 180 यानी ऑप्शन सी। 142 का आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना। 142 का ऑप्शन बी लिया है कई जगहों पे, आप ऑप्शन बी के साथ जा सकते हैं 142 में। 143 है, एम संख्याओं का औसत एन स्क्वायर, इसका आंसर होगा एम एन, ऑप्शन सी होगा इसका आंसर, 143 का ऑप्शन सी। 144 में जो समूह वाला था, बास्केटबॉल टीम और हॉकी टीम ये सब, इसका आंसर लिया है ऑप्शन सी। इसका भी ऑप्शन क्या लिया है? ऑप्शन सी। कहीं कहीं ऑप्शन ए भी लिया है, तो 144 को थोड़ा इसको हम होल्ड पे रखेंगे। अगला प्रश्न है 145वां, बिल्कुल आसान सा सवाल था कि मोहन एक काम को 25 दिन में, दूसरा सोहन जो है 20 दिन में, ये 5 दिन तक काम करता है फिर एक छोड़ देता है। ये क्वेश्चन टाइम एंड वर्क वाला है, इसका आंसर होगा 11। अगला है, एक घड़ी दोपहर 12 बजे चलना शुरू करती है और 5:10। तो आपको बता दें कि कोई भी घंटे की सुई हो या मिनट की सुई, जो 5 मिनट में जो 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो अगर 5 बजेगा, घंटे की सुई 12 बजे से 5 बजे तक चलेगी, 5 बजे तक चलेगी, तो कितना मिनट हुआ? 30 मिनट। तो 30 मिनट, सॉरी 25 मिनट, और उसको फिर 5 से आप ये देख लीजिए, 5 मिनट में अगर कोई घड़ी यहाँ पर 30 मिनट का बनाती है, तो 5 × 15, 150 मिनट, और फिर 10 मिनट जो उसका बढ़ा है, तो उस हिसाब से देखिएगा तो वो तकरीबन 5 डिग्री का कोण बनाता है। ये कैलकुलेशन आप करिएगा तो इसका आंसर निकलेगा 155। 150 + 5 = 155। 146 का आंसर होगा 155। 147 का आंसर है 14×3=6=42, यानी कि 1,43,642। ये जो ऑप्शन बी है ना 147 का, वो गलत है, वो पूर्ण वर्ग नहीं है। 148 का दिया है, इसका होगा ऑप्शन बी 3 और 2। ये जो इक्वेशन है इसमें एक्स और वाई का मान आप 3 और 2 करके बैठा के देखिएगा, ये इक्वेशन बिल्कुल संतुलित हो जाता है। 148 का होगा बी। 149 प्रश्न है, ये ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये आएगा 4ab/ab, आप ए बी करिएगा, 4 बचेगा। 149 का आंसर होगा ए। 149 का आंसर क्या होगा? ए। और लास्ट 150वां नंबर सवाल है, जिसमें आप 5-5% की दर से 2 साल तक जब बढ़ेगा यह जनसंख्या, तो पहुँचेगा 1,94,481। तो आज के परीक्षा में सम्मिलित सभी परीक्षार्थियों के लिए मेरी ओर से शुभकामनाएं हैं कि आप 150 में 100 से अधिक प्रश्न आपके सही हुए होंगे, और अगर 100 से अधिक सही हैं और आप जनरल कैटेगरी में हैं, तो मेरा यह अनुभव कहता है कि आप मेंस की तैयारी में लग जाइए, अच्छे ढंग से तैयारी कीजिए, क्योंकि मेंस की परीक्षा भी मार्च के लास्ट तक हो जाएगी, क्योंकि बीपीएससी ने जो कैलेंडर जारी किया उसके अनुसार तो यही लिख रहा है कि मार्च 2021 तक 66वीं बीपीएससी की जो मेंस की परीक्षा है उसकी भी तिथि जारी हो जाएगी। इसलिए सभी को ऑल द बेस्ट, और जिनका भी अगर उससे कम अंक है, निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बीपीएससी जब अंतिम आंसर शीट जारी करेगा, हो सकता है कि आपका 1-2 प्रश्न आगे पीछे हो जाए और फिर आप उस सूची में आ जाएं। इन्हीं सब बातों के साथ
आप सभी से विदा चाहते हैं। धन्यवाद। शुभ रात्रि।